दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 में, जो कि डेडिकेटेड है एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि एफएमसीजी बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की एक सीरीज़ मैंने इस यूट्यूब चैनल पे शुरू की है। इसके पहली कड़ी में आज हम आके पहुँचे हैं श्री विशाल सेठ लोढ़ा, जो कि सुपर स्टॉकिस्ट है अलग अलग एफएमसीजी कंपनियों के, और उनसे हम सिलसिलेवार तरीके से जान रहे हैं कि एफएमसीजी का सुपर स्टॉकिस्ट कैसे बना जाए, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, गोडाउन कितना लगेगा, और अपने स्टॉक का रखरखाव कैसे करना है, मैन पावर का मैनेजमेंट कैसे करना है, लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करना है, आदि विषयों पे हम उनसे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो नए जो उद्योजक है उनको भी कुछ प्रेरणा इससे मिले। तो आइए इस सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के जानते हैं एफएमसीजी सुपर स्टॉकिस्ट कैसे बना जाए। एफएमसीजी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के कड़ी में आज हम आए हैं पुणे में। वीएसएल हाइजीन इनकी फर्म है, श्री विशाल सेठ लोढ़ा। आपको मैं पहले उनके गोडाउन का कुछ नज़ारा यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। आइए फिर आपको मैं डिटेल में स्टॉकिस्ट बिजनेस कैसे करते हैं या कैसे शुरू करें और कैसे उसको कार्यान्वित करें और कैसे सुचारू ढंग से आप एक सुपर स्टॉकिस्ट अच्छे से चला सकते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। तो आपकी ये प्रगति देखते हुए बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। तो मैं मेरे दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि एक सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में वेयरहाउस है। वेयरहाउस एज पर कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से लगता है। जिस लेवल पे बिजनेस है, जिस लेवल पे वैल्यूएबल बिजनेस है, उस लेवल पे एज पर कंपनी नॉर्म से अपने को स्क्वायर फीट में वेयरहाउस देना पड़ता है। और व्हीकल का क्या रिक्वायरमेंट होता है कंपनी का, या ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब लॉजिस्टिक किस तरह से आप हैंडल करते हैं। अभी मैं महाराष्ट्र पुणे में बैठा हूँ। जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है पुणे डिस्ट्रिक्ट का, वो अपने ओन व्हीकल से एज पर पीडीपी प्लान होता है, उसी हिसाब से डिस्पैचेस होता है। रादर देन पुणे बाहर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हम लोगों का ट्रांसपोर्ट से टाइप है। ट्रांसपोर्ट से टाइप होने के बाद वो अपने इधर वेयर हाउस से स्टॉक पिकअप कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट से अपना स्टॉक चला जाता है। आपके पास खुद के भी व्हीकल है कुछ? यस, खुद के व्हीकल है, अपने 3 व्हीकल्स खुद के हैं। बाकी अलग अलग बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट से अपना टाइप है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एफएमसीजी सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट है, उनके यहाँ पे क्लेम एक बहुत बड़ा मसला बन गया है आज के दिन में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्लेम का सेटलमेंट आपका कैसे होता है, और आप मतलब क्लेम आपको किस तरह से सेटल करके देती है कंपनी। यस, क्लेम्स में 3 to 4 टाइप्स है। पहला है सेकेंडरी क्लेम, जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को प्राइमरी में जाता है। उसका क्लेम 1 से 30 तारीख तक जितने बिल्स होते हैं कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका ऑनलाइन क्लेम्स अपना सबमिट होता है। उसका क्रेडिट नोट नेक्स्ट मंथ से 15 या 20 तारीख तक आ जाता है। सेकेंड क्लेम होता है कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी है, देन एक्सपायरी है, डैमेज है, ये स्टॉक उसमें से फर्स्ट है। प्रमोशनल एक्टिविटी कहाँ पे की रहेगी, उसका क्लेम मैनुअल बनता है, उसका क्लेम का क्रेडिट नोट विदिन 30 डेज आ जाता है। एक्सपायरी एंड डैमेज, जो सुपर स्टॉकिस्ट के वेयरहाउस का एक्सपायरी जनरली कंपनी कोई देती नहीं है। जो मार्केट से एक्सपायर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के अपने इधर आ जाता है, यहाँ से कंपनी को जाता है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, उसका क्रेडिट नोट आ जाता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन होता है। ये तो कंपनी नॉर्म्स पे डिपेंड है कि वो एक्सपायरी का क्लेम आपको देने वाली या नहीं देने वाली। हर एक कंपनी के अलग अलग, या कुछ कंपनियों को मैंने ऐसा करते हुए भी देखा है कि वो सालाना कुछ प्रतिशत जो है, जैसे 0.5% है, 1% है, वो एक्सपायरी और डैमेज के अगेंस्ट में दे देती हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। बहुत सी कंपनी है जो मार्जिन में ही डिस्ट्रीब्यूटर को ही परसेंटेज में ही क्लेम देती है। एक्सपायरी डैमेज का कोई कंपनी 1%, कोई कंपनी 1.1% वो हिसाब से क्लेम प्राइमरी देती है। पर कुछ कंपनी है वो कंपनी सेकेंडरी बेस पे देती है। ग्रेट। जो फूड प्रोडक्ट है मेनली, उसमें एक्सपायरी जो होती है वो लगभग 6 महीने से लेकर 9 महीना और 12 महीने तक होती है। तो आप स्टॉक किस तरह से मेंटेन करते हैं ताकि लोगों को फ्रेश टू फ्रेश माल मिलता रहे, इसके लिए आप कैसे प्रयास करते हैं, यानी क्या उसका आपका सिस्टम क्या है। एफएमसीजी में फीफो करके सिस्टम रहता है, हाँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ग्रेट। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। हाँ। ये नीलॉन्स का गुलाब जाम है। हाँ। जस्ट सीजन चालू है। ये देखिए इस पर पैकेट डेट लिखा है, मैन्युफैक्चर 9/23 है। इसका स्टैकिंग पूरा अलग है। ये पहला आउट हो जाएगा,
देन ये नया स्टॉक लगेगा 10/2023 का। तो पहला स्टॉक हो जाएगा, सेकंड ये स्टॉक जाएगा। यानी कि इसे हम फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको करना पड़ेगा ताकि एक फ्रेश स्टॉक मिलता रहे लोगों को। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। बहुत सारे गोडाउन देखे, लेकिन आपका जो गोडाउन है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और कहीं पे भी मुझे कुछ कचरा नज़र नहीं आ रहा है। मुझे स्टॉक रखने का जो आपका पद्धत है और जो आपका क्लीनिंग है, हाइजीन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके फर्म के नाम में ही हाइजीन है, तो इस कारण से क्लीन है क्या? ज़रा मुझे जानकारी दीजिए इस बारे में। क्लीनिंग पर्पज़ के लिए डेली क्लीनिंग करना पड़ता है। हम लोग स्पेशली एक क्लीनर है जो डेली क्लीनिंग करता है। दूसरी बात है पेस्ट कंट्रोल एवरी 3 मंथ्स में हम करते हैं। फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट पर कोई रैट्स अदर कोई इंसेक्टिसाइड नहीं जावे, इसके लिए अपना पेस्ट कंट्रोल रहता है। और आपने देखा भी रहेगा अपना जो प्रीमाइसेस है फ्रेश एयर में, जहाँ पे अच्छा सनलाइट बहुत अच्छा आता है। इसके लिए ऊपर आपने देखा भी रहेगा कि हम लोगों ने अंदर की जो हॉट एयर है वो पास हो जाती है। वो देखिए आप, ये जो फैन आपको ऊपर दिख रहे हैं जो हवा के माध्यम से ही चलते हैं और वो गर्म हवा जो है ऊपर खींच लेते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि 5 से 7% में आपको सब कुछ मैनेज करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? 5 से 7% में मैनेज करेंगे हम? हमारा लोडिंग अनलोडिंग है, लॉजिस्टिक है, गोडाउन के रेंट है, या फिर मैन पावर के सैलरी है, ये सब मैनेज करने के बाद में हमारे खुद के एक्सपेंसेस है, बैंक की सीसी का ब्याज है, ये सब मैनेज करने के बाद क्या हमको ये सूटेबल होगा या हमको परवड़ेगा? या श्योर। इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स रहते हैं। स्मॉल स्केल एसएस में जो काम होता है उसमें अफोर्ड होना थोड़ा मुश्किल है। सुपर स्टॉकिस्ट का नेटवर्क मिनिमम, जो एक कंपनी है, मिनिमम 40 to 50 लाख का बिजनेस इनिशियली स्टार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी इन्वेस्टमेंट से काम होना और उतने ही वॉल्यूम से काम आना ज़रूरी है। इसमें 20-25 लाख तक टर्नओवर का काम टोटली होना बहुत, एक कंपनी का या सब कंपनी मिला के? सब कंपनी मिला के 50 लाख का टर्नओवर मिनिमम होना चाहिए, तो ही वो आगे काम को सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। थैंक यू वेरी मच सर। आज के दिन में एफएमसीजी इंडस्ट्री में जो बिजनेस होता है उसमें पेमेंट एक बहुत बड़ा मसला है कि जो रिकवरी है मार्केट से, उसका आप कैसे पेमेंट कैसे कलेक्शन करते हैं? रिकवरी का क्या आपका सिस्टम है? अपने पास बहुत सी पार्टी है, पूरा एडवांस आरटीएस आता है। आरटीएस आने के बाद अपना स्टॉक सप्लाई होता है। सेकंड है, जो पार्टी को क्रेडिट चाहिए रहता है वो कोई कंपनी बोलते नहीं कि आप क्रेडिट पास ऑन करो, पर अपने रिस्क पे अपन उनके पीडीसी चेक आते हैं, अपने पास ब्लैंक चेक्स आते हैं अपने फर्म के नाम से। ये हर एक का एक क्राइटेरिया बन चुका है, किसको कितना दिन का क्रेडिट है वो हिसाब से हम लोग क्रेडिट लिमिट भी आप सेट करते हैं कोई? यस। क्रेडिट लिमिट भी है क्या? क्रेडिट लिमिट अपना 3 to 7 डेज तक क्रेडिट लिमिट है। ये हो गया डेज का, लेकिन क्रेडिट लिमिट इन द सेंस क्या होता है कि एक पार्टी का कैपेसिटी है 25 लाख का, उसके ऊपर उसको बिलिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ आप लॉकिंग रखते हैं क्या? ऐसा लॉकिंग रखते हैं अपन। जिस डिस्ट्रीब्यूटर का एवरेज पर मंथ 4 to 5 लाख बिल होता है, उसका अपना लॉकिंग पीरियड है 1 to 1.25 लाख। 1.25 लाख के ऊपर अपन उनको क्रेडिट नहीं देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस रोटेशन बिजनेस है। अगर वो पर मंथ 4.5 से 5 लाख बिजनेस करता है तो 1.25 लाख रुपए तक अपन उनको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। और दूसरा बताइए कि यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर का पहला बिल पेंडिंग है और उसको और माल का जरूरत है, उसने ऑर्डर दिया आपको, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं? इस सिचुएशन में ऐसा होता है, अगर बिल उसका क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है उसके ऊपर डिपेंड है। किसी का अगर 7 डेज का क्रेडिट पीरियड है, उसके फिफ्थ डे उसका ऑर्डर आ रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई पहला पेमेंट क्लियर करो, फिर ही सेकंड लॉट जाता है। यानी कि इसे एफएमसीजी के टर्म में हम कहते हैं कि एक कलम पे दूसरी कलम नॉर्मली नहीं बनाते हैं, तो इनका भी वही सिस्टम है। अधिकतर सुपर स्टॉकिस्ट का या डिस्ट्रीब्यूटर का भी आप मार्केट में देखेंगे तो एक कलम यानी कि एक बिल पे दूसरा बिल नहीं बनाते हैं। बिल को नॉर्मली एफएमसीजी इंडस्ट्री में हम कलम कहते हैं। लोगों को कलम क्या है ऐसा लगेगा, लेकिन कलम यानी बिल, आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद। मैं ये सामने देख रहा हूँ कि स्टॉक जो है वो इस तरह से रखा है कि नीचे ज़मीन पर भी हैं और ऊपर कुछ एक स्टील का रैक बना के ऊपर भी स्टैकिंग आपने की है। तो ये बहुत अच्छी सिस्टम लगी, ताकि गोडाउन का जो यूटिलाइजेशन है वो सही ढंग से होता है। ये ज़रा इस बारे में हमको बताइए सर। यस जरूर। एक्चुअली क्या होता है, जो लाइट वेट जो स्टॉक रहता है उसके लिए अपन इसको मेजराइन बोलते हैं। मेजराइन के ऊपर रखते हैं। जो हेवी स्टॉक है वो फ्लोरिंग पे रखते हैं। अच्छा। इसका बेनिफिट ये होता है कि अपने को
मिनिमाइज वेयर हाउस में मैक्सिमम स्टॉक अपन रख सकते हैं। दैट्स ग्रेट। यदि आप सुपर स्टॉकिस्ट बनते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शनिंग होती है वो होती है स्टॉक कीपिंग। तो स्टॉक जो है, स्टॉक नॉर्म्स क्या हिसाब से हमने को स्टॉक मेंटेन करना है, लेकिन स्टॉक की जो स्टैकिंग है यानी स्टॉक रखने की जो प्रक्रिया है, इस बारे में सेठ जी हमको बताइए आप कि स्टॉक आप किस तरह से रखते हैं, कैसे रखते हैं आप? हर एक कंपनी का बॉक्स के साइज के अनुसार या वेट के हिसाब से स्टॉक नॉर्म स्टैकिंग रहता है। स्टैकिंग नॉर्म जो लाइट वेट है उसका स्टॉक स्टैकिंग ऑलमोस्ट 8 to 9 लेयर्स रहता है। जो हेवी बॉक्स है मोर देन 20 kg के ऊपर, उसका स्टार्टिंग 6 के लेयर ऊपर जनरली होता नहीं है। तो एज पर कंपनी नॉर्म्स में अपन स्टैकिंग करते हैं। ग्रेट। तो आपने देखा कि बॉक्स के पीछे बहुत सारी जानकारी लिखी होती है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सेठ जी ने बताया है हमको अभी कि उसके पीछे स्टॉक नॉर्म जो है, स्टैकिंग के नॉर्म्स जो है बॉक्स के पीछे लिखे रहते हैं। ये बताइए मुझे सर आप कि क्या होता है कि नए नए सुपर स्टॉकिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे जो यंग यूथ्स है वो सुपर स्टॉकिस्ट में आना चाहते हैं। वो यदि आते हैं तो कंपनी का चुनाव वो किस तरह से करें, यानी कैसे चुने कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी ख़राब है, कैसे उनको पता चलेगा? कुछ लोगों की इसमें जैसे कि कुछ लोग फंस सकते हैं, पैसे भी उनके फंस सकते हैं, तो उससे वो कैसे बच पाएंगे, इस बारे में हमको बताइए। बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें क्या होता है सर, ऑलमोस्ट कंपनी कैसी चुनी जा सकती है? देखो, कंपनी चुनना बोले तो उस कंपनी के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपने को कंपनी के बारे में 6-7 बातें देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो कंपनी को फ्यूचरिस्टिक है क्या, कंपनी का कुछ फ्यूचर प्लान है क्या, उनका इन हाउस प्रोडक्शन है क्या, उसके बाद कंपनी की सेल्स टीम कैसी कंपनी ने अपॉइंट की है, उसके बाद कंपनी का एग्रेसिव आगे का प्लान क्या है, वो सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ मीडिया भी उतना इम्पोर्टेंट है, कंपनी स्टार्टिंग से मीडिया दे रही क्या, ये सब बातें आप ध्यान से देखना जरूरी है। थैंक यू। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे? यदि वो सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो वो क्या संदेश आप उनके लिए देंगे? देखो, सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल में सबसे पहली बात तो आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट देना है। तो इन्वॉल्वमेंट में कोई भी कंपनी आप लेते हो तो अपना समझ के काम करना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे इसी। ग्रेट, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आज जाना कि सुपर स्टॉकिस्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, सुपर स्टॉकिस्ट बनना यानी क्या करना है। आप सुपर स्टॉकिस्ट, मैं कह रहा हूं या विशाल सेठ कह रहे हैं करके सुपर स्टॉकिस्ट मत बनिए। यदि आप सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, एफएमसीजी सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको लिए सबसे पहली चीज होगी उसमें पैसा आपने लगा दिया। पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% चाहिए, जो सेठ जी कह रहे थे। पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। आपको डिवोशन देना पड़ेगा और आपको त्याग करना पड़ेगा। मैं हमेशा जो कहता हूं कि आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या चीज का है? त्याग है आलस्य का, है ना। आपको त्याग करना होगा मोबाइल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, है ना। और आपको बिजनेस में 100% अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। यदि इसमें आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो कोई भी चीज दुनिया की यदि आप डिवोशन से करते हैं, अपने आप को उसमें 100% इन्वॉल्वेशन देते हैं, तो ऐसा कोई चीज नहीं दुनिया में जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आप भी कामयाब बन सकते हैं, लेकिन जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, मेरी चेतावनी आपको है कि यदि आपको उस व्यापार की आपकी पसंद वो नहीं है तो मत कीजिए। पहले तो आप अपने आप को पूछिए, क्या ये मेरी पसंद है, क्या मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं। यदि आप करना चाहते हैं तो रातों रात आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, रातों रात आप बड़ा नहीं बन पाओगे। इसके लिए इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन एक्शन। इट विल टेक सर्टेन डेज, सर्टेन ईयर्स। आपको कामयाबी मिलने में काफी साल लग सकते हैं। सूझबूझ से काम कीजिए और जो भी आप काम करते हैं 100% अपना दीजिए, गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।